Hello everyone. So welcome back to my channel Psychology की पाठशाला and today I have brought another topic of emerging areas unit 10 में जो आपका emerging areas है well-being का। तो अभी तक हम लोग ने पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ पढ़ा, हमने वेलबींग के टाइप्स पढ़ लिए एंड तीसरा जो आपको उसमें पढ़ना है दैट इज़ रेजिलियंस। ठीक है, तो चलिए रेजिलियंस के बारे में पढ़ते हैं। रेजिलियंस क्या है एंड ऑफ कोर्स इससे भी टॉपिक्स आते ही आते हैं, इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम आज के इस वीडियो में रेजिलियंस के बारे में पढ़ेंगे एंड इन द लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के वीडियो का जो अगला लास्ट टॉपिक है वेलबींग में वो है आपका कैरेक्टर स्ट्रेंथ एंड वर्च्यूज़, राइट, जिसका जिक्र बहुत सारे वीडियोस में हो चुका है। हमारे बहुत सारे हमने काफ़ी बार स्ट्रेंथ एंड वर्च्यूज़ के बारे में बात करी है। पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ में भी हमने उसके बारे में बात करी थी, वेलबींग में भी उसका नाम वो काफ़ी फेमस है तो उसका नाम आ गया था, बट हमने उसके बारे में पढ़ा नहीं था। तो इसके बाद की जो वीडियो होगी वो कैरेक्टर स्ट्रेंथ एंड वर्च्यूज़ पे ही होगी। एंड बस इन्फॉर्म करने के लिए आई वुड लाइक टू टेल यू कि जैसे ही ये चारों टॉपिक ख़त्म होंगे उसी वैसे ही एक महा मैराथन होगा, एक महा क्वेश्चंस का एपिसोड होगा जिसमें कि मैं सारे क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, सारे के सारे MCQs PYQs। तो बने रहिएगा एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक रेजिलियंस। अब रेजिलियंस क्या है, रेजिलियंस क्या होता है, इसमें बेसिकली आपको जो पढ़ना है उसमें आपको इसमें ज़्यादा बहुत नई चीज़ें हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी। इट्स जस्ट अंडरस्टैंडिंग, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए। रेजिलियंस क्या है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कैसे और एनहांस हो सकता है, इसमें एक अप्रोच भी है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लाइफ में नॉट कम विद अ मैप बट एवरी वन विल एक्सपीरियंस ट्विस्ट एंड टर्न्स, राइट। तो इसका क्या मतलब है बेसिकली कि लाइफ जो है वो एक मैप एक मैप बन के तो आता नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में यही होने वाला है, आगे यही होगा, राइट। तो सब लोग ट्विस्ट एंड टर्न्स एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे कहते हैं ना ऊंचाई नीचाई, लाइफ में हमेशा उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। एवरीडे चैलेंजेस भी होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक इवेंट्स भी हो जाते हैं। एंड ट्रॉमेटिक इवेंट्स जैसा हम पढ़ चुके हैं कि ट्रॉमेटिक जिसका एक बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट हमारे ऊपर ज़्यादा पड़ता है। ऐसे तो हमें चोट लग गई तो हमें उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। अगर हम साइकिल चलाते हुए ज़रा सा चोट लग गई, गिर गए, खरोच आ गई, दैट्स नॉट अ ट्रॉमेटिक इवेंट। ट्रॉमेटिक इवेंट हमारे लिए क्या होगा, लाइक हमारा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया या फिर हमने किसी बॉडी पार्ट को लूज़ कर लिया, जैसा कि पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ में ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें, ये ट्रॉमेटिक इवेंट्स जो हैं वो हमारे लाइफ में कभी कभी हो जाते हैं और हर इंसान की ज़िंदगी में ये अलग अलग तरीके से इफ़ेक्ट करता है, राइट। अगर किसी की लॉस हो, लव्ड वन की डेथ हो गई तो हो सकता है आपने सुना भी होगा कि उसकी डेथ हो गई बट वो रोई नहीं, या उसकी डेथ हो गई बट वो तब से सदमे में है। तो अलग अलग लोग इन सारे इवेंट्स को अलग अलग तरीके से हैंडल करते हैं, राइट। तो हर चेंज उनके अंदर एक फ्लड ऑफ थॉट, एक स्ट्रॉन्ग इमोशन या अनसर्टेनिटी लेकर आता है। स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ऑफकोर्स स्ट्रॉन्ग इमोशन क्यों, क्योंकि दुख का एक बहुत ही कभी कभी हमारे अंदर एक डर होता है, हमारे अंदर बहुत सारा दुख होता है उस इवेंट को लेकर, या हम बहुत ज़्यादा सहम जाते हैं। अनसर्टेनिटी, हमें पता नहीं है आगे क्या होगा। अब जो चीज़ें हैं वो अनसर्टेन है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम जनरली उसे अडाप्ट कर लेते हैं उस लाइफ चेंजिंग सिचुएशंस को, या जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हमारे लाइफ में आ रही है, राइट। तो बहुत ही ये कॉमन सेइंग है कि ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, वक्त नहीं रुकता, वो चलता रहता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रेजिलियंस, ठीक है।
अब साइकोलॉजिस्ट ने रेजिलियंस को किस तरीके से डिफाइन किया है कि जब भी एक एडवर्सिटी हो गई, कोई भी तरीके का ट्रॉमा हो गया, कोई भी तरीके की ट्रेजेडी हो गई, थ्रेट हो गया, तो उसको हम किस तरीके से अडाप्ट करते हैं। जब हम अच्छे तरीके से उसे अडाप्ट कर लेते हैं तो वो रेजिलियंस होता है। तो अगर हम कैसे कहेंगे कि आई एम रेजिलियंट, बिकॉज हमने किसी तरीके की एडवर्सिटी को, ट्रॉमा को, थ्रेट को, या किसी तरीके का स्ट्रेस है, जैसे हमारे अंदर कोई फैमिली कोई फैमिली में कोई स्ट्रेस चल रहा है, पेरेंट्स के बीच में कोई स्ट्रेस चल रहा है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, हेल्थ प्रॉब्लम है, या वर्क प्लेस या फाइनेंशियल स्ट्रेसर्स इतने ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी हम उसे क्या करते हैं, हम अडाप्ट करते हैं, राइट। अगर हमारे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम इश्यूज़ हैं तो भी हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में उसे कोशिश करते हैं कि ना आने दें। तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक रेजिलियंस है। अब सबसे ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग वर्ड, आई वुड से, सबसे आपको पता होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड इसमें जो इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ बाउंसिंग बैक। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आता है कि बाउंसिंग बैक क्या होता है। बाउंस बैक करना, अगर हमने किसी सिचुएशन में हमने अपने आप को खो दिया है, एक ट्रॉमेटिक इवेंट है, तो हम उस सिचुएशन से कैसे बाउंस बैक कर रहे हैं, हम कैसे उस सिचुएशन से फिर से बाहर आ रहे हैं और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी को जी रहे हैं। तो ये क्या होता है, रेजिलियंस में एक बाउंसिंग बैक आता है। इन सारे डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंसेस से हम बाउंस बैक हो जाते हैं। एंड इट कैन ऑल्सो, इसमें एक पर्सनल ग्रोथ होती है, अच्छी ग्रोथ। जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ के बारे में बात किया तो इट इज़ दैट ओनली, ठीक है। पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ हमारे अंदर आती है, लेकिन वो तभी डेवलप होगी जब हम रेजिलियंट होते हैं। तो ये वाइल दीज एडवर्स इवेंट्स मच लाइक रफ, जैसे क्या होता है, एक रफ रिवर वॉट, कहते हैं ना कि बहाव जो है वो बहुत ही रफ तरीके का है, बहुत ही अजीब सा। आज रिवर में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बहाव है, तो ये क्या है, बहुत पेनफुल होता है, डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये जो है, ये आउटकम आपकी लाइफ को डिटरमाइन नहीं कर पाता है। सो बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ के जिसे हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, जिसे हम खुद मॉडिफाई कर सकते हैं और जिससे हम ग्रो हो सकते हैं। तो ये रोल होता है रेजिलियंस का। व्हाट इज़ द रोल ऑफ रेजिलियंस? रेजिलियंस का यही रोल होता है कि वो कंट्रोल कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और हमें ग्रो करा सकता है, राइट। तो बिकमिंग मोर रेजिलियंट, अगर हम अच्छे से और ज़्यादा रेजिलियंट होते हैं तो बिकमिंग मोर रेजिलियंट क्या करेगा, बिकमिंग मोर रेजिलियंस नॉट ओनली हेल्प्स यू गेट थ्रू डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, ये सिर्फ हमें उस डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस से बाहर नहीं लेके आता है, बट ये हमें एम्पावर भी करता है कि हम और अच्छे से ग्रो करें और इम्प्रूव कर सकें अपनी लाइफ को। तो ये देखिए, रेजिलियंसी क्या है। रेजिलियंस, अब क्या अगर हम डिफरेंस बोलें, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिलियंस एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ? पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ तब होती है जब हम उसे रेजिलियंसी से सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं। पोस्ट लाइक अगर आपने वीडियो देखा होगा मेरा इसके पिछले वाला पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ का, तो आपको समझ आएगा कि पोस्ट ट्रॉमेटिक मतलब इंसिडेंट के बाद जो ग्रोथ हो गई हमारे अंदर, वो पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ है। लेकिन रेजिलियंस क्या होता है, रेजिलियंस रेजिलियंस इज हेल्पिंग यू टू अचीव दैट पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, ठीक है। तो अगर हम रेजिलियंट हैं, अब अगर हम कह रहे हैं कि आई एम वेरी रेजिलियंट, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम डिफ़िकल्टी या डिस्ट्रेस को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। अगर हमने कोई मेजर एडवर्सिटी हमारी लाइफ में हो गई है तो ऑफकोर्स इमोशनल पेन, स्ट्रेस सबको होता है, ये एक कॉमन चीज़ है। लेकिन जो रोड टू रेजिलियंस है, इसमें इमोशनल डिस्ट्रेस भी आएगा। अगर आप एक रेजिलियंसी की रोड पर भी जा रहे हैं तब भी आपको इमोशनल डिस्ट्रेस होता है ना। और अब साइकोलॉजी में एक बहुत ही कॉमन सेइंग है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में। इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत कॉमन होते हैं। तो यहाँ पर वही है कि क्योंकि सर्टन फैक्टर्स जो होते हैं, अब क्या फैक्टर्स हैं वो हम आगे देखेंगे, कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इंडिविजुअल्स को ज़्यादा रेजिलियंट बनाते हैं दूसरों से। तो रेजिलियंस एक पर्सनालिटी ट्रेट नहीं है जो कुछ लोगों के पास है। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, कि क्या रेजिलियंसी हमारे अंदर इनेट होती है। साइकोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि कुछ चीज़ें ऑलरेडी इनेट होती है और कुछ चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं, हम लर्न करते हैं। कुछ चीज़ें लर्नड होती है, कुछ चीज़ें इनेट होती है। तो क्या रेजिलियंसी हमारी लर्नड ट्रेट है या वो एक इनेट ट्रेट है? तो ये लाइन बहुत ही अच्छे तरीके से ये बता रही है कि इट इज़ नॉट अ पर्सनालिटी ट्रेट दैट ओनली सम पीपल पोसेस। ये एक वो
पर्सनालिटी ट्रेट नहीं है कि जो सिर्फ कुछ लोगों में होती है। रेजिलियंस में वो बिहेवियर्स होते हैं, वो थॉट या वो एक्शन होते हैं जो कोई भी लर्न कर सकता है। अब लर्निंग इज द की, लर्न कर सकता है मतलब रेजिलियंसी इज अ लर्नड बिहेवियर। इसको हम बाद में भी सीख सकते हैं, इसको हम लर्न कर सकते हैं। ये इनेट नहीं होता कि उसके अंदर है और उसके अंदर नहीं है, ऐसा नहीं है। रेजिलियंसी कहीं ना कहीं सबके अंदर होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ लोगों के अंदर होती है। एंड रेजिलियंसी को हम लर्न करते हैं। सो द एबिलिटी टू लर्न रेजिलियंस इज वन रीजन द रिसर्च हैज शोन दैट ये ऑर्डिनरी ही चीज़ है, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है। तो क्या रेजिलियंसी एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है? नहीं। रेजिलियंसी क्योंकि हम सब उसको लर्न कर सकते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, और ये कहीं ना कहीं सबके अंदर होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ लोगों के ही अंदर हो। तो रेजिलियंस एक ऑर्डिनरी ही चीज़ है, कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है। कुछ फैक्टर्स जो है वो इंडिविजुअल्स को ज़्यादा रेजिलियंट बनाते हैं और कुछ फैक्टर्स नहीं। कुछ फैक्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वही चीज़ें हैं बार बार कि ये कुछ लोग, इट्स नॉट अ पर्सनालिटी ट्रेट कि कुछ ही लोग इसको पोजेस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अपनी कैपेसिटी को अगर आपको बढ़ाना है, आपको अगर डिफ़िकल्ट, अब हम रेजिलियंसी से कैसे, क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती है या क्या कैसे हम अपने रेजिलियंस को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला इसने बोला प्रायोरिटाइज रिलेशनशिप्स। यानी अगर हम एम्पैथेटिक ना, एम्पैथेटिक और सिंपैथी, एम्पैथी आपको पता होगा, कीपिंग योरसेल्फ इन समवन एल्सेस शूज, हम खुद को किसी और की जगह पर रख के जब सोचते हैं, दैट इज एम्पैथी, हम एम्पैथेटिक होते हैं। तो हम उन लोगों के संग कनेक्ट करें जो एम्पैथेटिक हो, जो बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, एंड दे कैन रिमाइंड यू, वो आपको ये याद दिला सके कि इस डिफ़िकल्टी में यू आर नॉट अलोन, ठीक है। ट्रस्टवर्दी कंपैशनेट लोगों को के संग रहिए जो आपकी फीलिंग्स को वैलिडेट करते हैं और आपके रेजिलियंसी को भी सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहला आप किस तरीके से और रेजिलियंस बन सकते हैं, जैसा कि यहाँ बोला कि रेजिलियंसी एक लर्न ट्रेट होती है, तो बिल्कुल रेजिलियंस को हम कैसे, क्या स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट इज प्रायोरिटाइज योर रिलेशनशिप्स। दूसरा क्या है, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, मतलब सेल्फ केयर। सेल्फ केयर सेल्फ केयर में हमेशा इट्स नॉट ओनली अबाउट कि एक फिजिकल ही केयर करिए, बट मेंटल हेल्थ को प्रैक्टिस करना, राइट। बिकॉज स्ट्रेस जो है इट इज़ जस्ट एज मच फिजिकल एज इट इज़ इमोशनल। स्ट्रेस जो है वो फिजिकल भी है, इमोशनल भी है। ये लाइन का क्या मतलब है कि इट इज़ फिजिकल एज वेल एज इमोशनल, क्योंकि जब हमें स्ट्रेस होता है तो आपने देखा होगा कुछ लोगों को वॉमिटिंग भी हो जाती है, कुछ लोगों को फीवर आ जाता है, कुछ लोगों को बॉडली चेंजेस ज़्यादा होते हैं, इमोशनल भी। तो पॉजिटिव लाइफस्टाइल रखिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन, अच्छा फूड, अच्छी स्लीप, हाइड्रेशन, पानी को पीना, एक्सरसाइज करना, ये जो है आपके बॉडी को स्ट्रेंथन कर सकता है। एंड इस सारे तरीके के एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, इसको रिड्यूस कर सकता है, इस तरीके के इमोशंस को। थर्ड है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या होता है कि एक प्रेयर करना, मेडिटेशन करना, एक्सेप्टेंस रखना, अवेयर रहना अपने सिचुएशंस को लेके, ये होता है माइंडफुलनेस। जब आप माइंडफुलनेस में रहते हैं, आप एक्सेप्ट करते हैं चीज़ों को, आप बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं अराउंड योर एनवायरनमेंट। सो ये कैसे हो सकता है कि आप योगा करिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, प्रेयर करिए, मेडिटेशन करिए। तो इससे क्या होता है कि आप जब ये सारी चीज़ें करते हैं तो आप रिकॉल करते हैं उन चीज़ों को जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी है, यू आर ग्रेटफुल फॉर, राइट। अवॉइड नेगेटिव आउटलेट्स। नेगेटिव आउटलेट्स का क्या है, अल्कोहल है, ड्रग्स हो गया, अदर सब्सटेंसेज हो गए, ये सारी चीज़ों को आप अवॉइड करिए। बट दैट्स लाइक पुटिंग अ बैंडेज ऑन अ डीप वुंड, है ना। तो फोकस करिए गिविंग योर बॉडी रिसोर्सेज टू मैनेज स्ट्रेस, रादर देन कि आप स्ट्रेस को ही एलिमिनेट कर दें। स्ट्रेस की फीलिंग को एलिमिनेट करना नहीं है, क्योंकि हमें उसे सॉल्व करना है, हमें उसे मैनेज करना है। कोपिंग इज़ वेरी वेरी नेसेसरी, क्योंकि अभी अगर हमने किसी चीज़, कहता है ना, एक वुंड को हमने दबा दिया और बाद में वो और ज़्यादा बढ़ गया, राइट। आज हमने ये चीज़ को, बॉडी में पेन हो रहा था, हमने उसे इग्नोर कर दिया एंड आगे जाके वो बढ़ गया। सो आपको स्ट्रेस को दबाना नहीं है, बट उसे कोप अप करना है, बट नेगेटिव आउटलेट्स के साथ नहीं, पॉजिटिविटी के संग, एंड उसको एलिमिनेट करनी है। हेल्प अदर्स। दूसरों को जब हम हेल्प करते हैं तो हमारे अंदर भी एक सेल्फ वर्थ आता है, जैसा कि पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ में आया कि हेल्पलेसनेस, ऑल्ट्रुइज्म, इफ़ यू रिमेंबर, कि जब हम हेल्पिंग करते हैं तो हमें पर्पस मिल जाता है लाइफ में, तो एक सेंस ऑफ पर्पस मिलता है, सेल्फ वर्थ आता है, हम लोगों के संग कनेक्ट हो पाते हैं। तो इससे क्या है, ये आपको एम्पावर करेगा कि आप अपनी रेजिलियंस को ग्रो करें। बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का क्या मतलब है, प्रोएक्टिव मीन्स टू एक्नॉलेज,
एक्सेप्ट योर इमोशन ड्यूरिंग हार्ड टाइम्स। ऐसा नहीं करना है कि कुछ मुश्किल वक्त आ गया तो हम अपने इमोशंस को ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे होता है हम अच्छा किसी की डेथ हो गई बट हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हेल्प यू। मतलब हम व्हाट कैन आई डू अबाउट अ प्रॉब्लम इन माई लाइफ। आप एक्नॉलेज करिए अपने प्रॉब्लम्स को, आप इमोशंस को, कि अब हम क्या कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को लेकर। और अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ी दिख रही है तो ब्रेक इट डाउन इनटू मैनेजेबल पीसेस। उसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करके उससे सॉल्व करिए। मूव टुवर्ड्स योर गोल। कुछ रियलिस्टिक गोल्स बनाइए। रियलिस्टिक गोल मतलब हम ऐसा गोल तो नहीं रख सकते ना कि हम चांद तोड़कर चांद लेकर आ जाएंगे। दैट इज़ अनरियलिस्टिक। रियलिस्टिक मतलब जो चीज़ें आप हासिल कर सकते हैं। इवन अगर आपका मैथ्स बिल्कुल वीक है, आपको साइंस पसंद नहीं है, बट आपको डॉक्टर की फील्ड में जाना है, तो ये अनरियलिस्टिक है, राइट। सो रियलिस्टिक गोल बनाइए, कुछ चीज़ें रेगुलरली करिए, इवन इफ वो एक छोटी अकम्पलिशमेंट लगे बट फिर भी उसे करिए। और उस टास्क पर फोकस ना करके जो हमें अनअचीवेबल लग रहा है, हम खुद से पूछिए कि क्या व्हाट इज़ दैट वन थिंग आई नो कि आज हम उसे अकम्प्लिश कर सकते हैं। जैसे इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विद द लॉस ऑफ लव वन, तो आप एक सपोर्टेड ग्रुप ज्वाइन करिए, ग्रीफ सपोर्ट ग्रुप, जहाँ पर आप लोगों को सपोर्ट कर सके। सो दिस इज मूविंग टुवर्ड्स योर गोल। अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढिए सेल्फ डिस्कवरी की, है ना। लोग ऐसा हमेशा देखते हैं कि दे हैव ग्रोन इन सम रिस्पेक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ अ स्ट्रगल। जैसे एक ट्रेजिडी हो गई, एक हार्डशिप हो गया, तो लोगों ने रिपोर्ट किया है अच्छी रिलेशनशिप्स को, एक ग्रेटर सेंस ऑफ स्ट्रेंथ लाना, इवन वाइल वो वल्नरेबल फील करते हैं। तो इससे उनका सेल्फ वर्थ भी अच्छा होता है एंड अप्रिसिएशन फॉर लाइफ भी बढ़ जाती है। कीप थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। कैसे? अब ये सारे चीज़ें जो है, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है, क्योंकि इससे ही क्वेश्चंस आते हैं कि एक रेजिलिएंट है तो कैसे हम रेजिलिएंट बन सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं। तो ऑल दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि ट्राई टू आइडेंटिफाई द एरियाज। आपकी इरेशनल थिंकिंग क्या है, आप क्या गलत जा रहे हैं, आपका रियलिस्टिक पैटर्न, थिंकिंग पैटर्न को और ज़्यादा रियलिस्टिक बनाना। एंड अगर हम किसी चैलेंज से बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील कर रहे हैं तो अपने आपको रिमाइंड कराइए कि वॉट एवर हैपन टू यू, ये इट इज़ नॉट एन इंडिकेटर ऑफ हाउ योर फ्यूचर विल गो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अभी जो हुआ उसी पे हमारा फ्यूचर जो है वो डिपेंडेंट है और हम एकदम हेल्पलेस हो गए, अब कुछ नहीं हो सकता। डोंट टेक ऑल दीज थिंग्स इन टू योर माइंड, राइट। हम हो सकता है कि एक हाईली स्ट्रेसफुल इवेंट को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम किस तरीके से उसे इंटरप्रेट करते हैं, किस तरीके से उसे रिस्पॉन्ड करते हैं, उसे हम चेंज कर सकते हैं। इफ़ यू रिमेंबर रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी या कॉग्निटिव थेरेपी एरन बेक की थी, एल्बर्ट एलिस की, इनकी जो थ्योरीज थी, REBT हो गई एलिस की या CBT हो गई, तो इन्होंने यही बताया है कि किस तरीके से हम अपने कॉग्निशंस को चेंज करें रादर देन, क्योंकि हम सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते, हाउ डू यू मेक योर इरेशनल थिंकिंग कन्वर्टिंग इनटू द रैशनल थिंकिंग। तो ये थ्योरीज भी, आई विल ब्रिंग ऑल दीज थ्योरीज ऑल्सो। इफ़ यू डोंट रिमेंबर या आप भूल गए हैं या आपको कन्फ्यूजन्स है, आई विल ब्रिंग ऑल दीज थ्योरीज ऑल्सो, राइट। तो ये क्या है कि हम भले ही एक स्ट्रेसफुल इवेंट को चेंज नहीं कर सकते, बट हम अपने तरीके को चेंज कर सकते हैं कि हम उसे कैसे इंटरप्रेट करें, कैसे रिस्पॉन्ड करें, राइट। उसमें था कि अगर हम उसको और पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करें रादर देन नेगेटिव थिंकिंग करें। एक्सेप्ट चेंज, एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सेप्ट दैट चेंज इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि चेंजेस होते हैं लाइफ में। कुछ ऐसे गोल्स हैं, कुछ ऐसे आइडियल्स हैं जो अटेनेबल नहीं होते, दे मे नो लॉन्गर बी अटेनेबल एज अ रिजल्ट ऑफ एडवर्स सिचुएशन। हो सकता है कि कुछ ऐसे हमने गोल बनाए हों जिसको आज हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सम एडवर्स सिचुएशंस, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना कि अब हम उसे नहीं बदल सकते। इससे आप क्या कर सकते हैं, आप उन चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं जिसे आप बदल सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चेंजेस को एक्सेप्ट करिए। मेंटेन अ होपफुल आउटलुक। अब एक होपफुल आउटलुक मेंटेन करना भी इंपॉर्टेंट है, राइट। होप मतलब होप नहीं छोड़ना, होपलेस नहीं होना है कि अब कुछ नहीं हो सकता, राइट। और बिल्कुल पॉजिटिव होना, बीइंग पॉजिटिव इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट व्हेन यू आर लाइक, एक बहुत ही ख़राब सिचुएशन होती है लाइफ में, बट एक ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक, एक पॉजिटिव आउटलुक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो बी ऑप्टिमिस्टिक। इससे आप एक्सपेक्ट करते हैं दैट गुड थिंग्स विल हैपन टू यू। उस तरीके से विजुअलाइज करिए आपको क्या चाहिए रादर देन वरिंग अबाउट वॉट यू फियर। सो learn from the past,
नेक्स्ट इज लर्न फ्रॉम द पास्ट. बाय लुकिंग बैक, आप अपने पिछले चीज़ों से सीखिए कि जो गलती हमने पास्ट में की वो हम उससे ना करें. राइट, किस तरीके से हम पहले रिस्पॉन्ड करते थे उसी और अच्छे तरीके से हम इफेक्टिवली आज रिस्पॉन्ड करेंगे, नए सिचुएशंस को रिस्पॉन्ड करेंगे. एंड रिमाइंड कि जहाँ पर हमें स्ट्रेंथ मिली और उन एक्सपीरियंसेस से हमने क्या सीखा, हम अब किस तरीके से उसे हैंडल कर सकते हैं. तो लर्न फ्रॉम योर पास्ट. तो रेजिलियंट पीपल में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, आई थिंक ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है. रेजिलियंट पीपल में ऑल्सो शो कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक होल्डिंग पॉजिटिव व्यू ऑफ देमसेल्व्स एंड देयर एबिलिटीज. अब अगर कोई रेजिलियंट है तो उसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, तो वो अपने बारे में, अगर आप रेजिलियंट हैं तो आप अपने बारे में एक पॉजिटिव व्यू रखते हैं अपनी एबिलिटीज़ को लेकर. राइट, आपके अंदर एक कैपेसिटी होती है कि आप रियलिस्टिक प्लान्स बनाएं, आप उस पर स्टिक करें. internal locus of control. Now what is this internal? Rotter का, if you have studied Rotter का internal locus and external locus of control, I know I'm going into the psychology, लेकिन ये वही है और इसमें आपको सब कुछ पढ़ना है. So I am revising also, एक रिविजन हो जा रहा है. Having an internal locus, Rotter ने कहा इंटरनल लोकस मीन्स कि जो भी सिचुएशन है, जो भी सारी चीज़ें हैं, वो सब आपके कंट्रोल में है. अगर हमारे अंदर ये सेंस रहेगा कि ये मेरे ही हाथ में है एंड हमें ही इसको चेंज करना है एंड इसको हम ही चेंज कर सकते हैं, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम. लेकिन एक्सटर्नल लोकस अगर रहेगा कि ये जो सिचुएशन है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो एक हेल्पलेस सिचुएशन क्रिएट होती है. तो हैविंग एन इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. गुड कम्युनिकेटर, अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट करिए इफेक्टिवली. ट्राई एंड रीच आउट टू थिंग्स, अच्छे तरीके से बताना कि वॉट एवर क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है. और अपने आप को फाइटर की तरह व्यू करना रादर देन विक्टिम्स. हाई इमोशनल इंटेलिजेंस, राइट, एक EQ जो है वो हाई रखना. EQ अगर पढ़ा होगा, एंड मैनेजिंग इमोशंस इफेक्टिवली. गोल्डमैन की भी थ्योरी है, इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत अच्छा दिया था गोल्डमैन ने. ऑल दिस थ्योरी आई विल ब्रिंग. अब रेजिलियंस में 5 पिलर्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देयर आर रेजिलियंस इज मेड अप ऑफ 5 पिलर्स. क्या है 5 पिलर्स? सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है. हम खुद के बारे में अवेयर हो जाते हैं. You are aware of yourselves, aware of your feelings, aware of what you have to do in life. ये सारी चीज़ें. माइंडफुलनेस, अगेन एक्सेप्टेंस होना, जो भी चीज़ें हैं, जो भी सिचुएशंस हैं, उसके बारे में जानना, उसको समझना, दूसरे की व्यू पॉइंट. माइंडफुलनेस आपके अंदर आता है. यू हैव अ कैपेसिटी टू एक्सेप्ट थिंग्स. यू नो क्या हो रहा है आपके सराउंडिंग में, उसके क्या रिस्पॉन्स हैं, उसके क्या रीजंस हैं. माइंडफुलनेस डेवलप करना. सेल्फ केयर जैसा इसके पहले हुआ कि सेल्फ केयर इज़ नॉट ओनली फिजिकल बट इमोशनल भी होती है. अच्छी स्लीप लेना, अच्छे से न्यूट्रिशन लेना, अच्छी तरीके से एम्पल अमाउंट ऑफ स्लीप, फूड एंड न्यूट्रिशन एंड मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, ऑल दीज थिंग्स. पॉजिटिव रिलेशनशिप्स डेवलप करना. जब हम इसे डेवलप करते हैं तो हमें एक सोशल सपोर्ट मिलता है. एंड ये पिलर है, मतलब इसमें से अगर एक भी पिलर नहीं रहेगा, एक भी चीज़ कम हो जाएगी, तो आई थिंक रेजिलियंसी आपकी थोड़ी कम होगी. इफ़ यू हैव टू बी गुड, अच्छी रेजिलियंसी अगर डेवलप करनी है तो ये पिलर्स की तरह काम करते हैं. राइट, बीइंग क्लोज टू पीपल, बीइंग हैंग आउट विद पीपल, अच्छा कनेक्शन मेंटेन करना, एक सोशल सपोर्ट होना. एंड पर्पस, हैविंग अ पर्पस ऑफ लाइफ, कि हम ये लाइफ क्यों जी रहे हैं, हमें आगे क्या करना है. राइट, जैसे हम लोगों की हेल्प करते हैं तो हमें एक पर्पस मिलता है, एक मीनिंग मिलता है, व्हाट आई हैव टू डू इन लाइफ, ऑल दीज थिंग्स. तो 5 पिलर रेजिलियंसी के क्या है? सेल्फ अवेयरनेस, माइंडफुलनेस, सेल्फ केयर, पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड पर्पस. सो SMSPP को आप याद कर लीजिए. SMSPP क्या है? सेल्फ केयर हो गया, माइंडफुलनेस हो गया, सेल्फ अवेयरनेस, माइंडफुलनेस, सेल्फ केयर, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स एंड पर्पस. SMSPP कैन बी लर्नड एज रेजिलियंसी. इन जनरल, अब जो ट्रेडिशनल अप्रोच है रेजिलियंसी का, ट्रेडिशनल का जो साइकोलॉजी का अप्रोच है, वो एक प्रॉब्लम ओरिएंटेड है. रेजिलियंसी को PTSD के साथ जो है वो बात की गई है, इसके बारे में क्या रिलेशन है. सो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, वी ऑल हैव स्टडीड, ये एक प्रॉब्लम है. और रेजिलियंसी जो होती है वो एक मीन्स होती है.
जिससे कि हम इस प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं या फिर इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो ये कहा गया है कि पीटीएसडी अगर है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम पीटीएसडी, तो रेजिलियंसी एक तरीके का एक मीन्स होता है, राइट, एक होता है ना मीन्स टू एन एंड, तो एक तरीके का मीन्स है एंड तक ले जाने के लिए। एंड ये किसी भी तरीके के ग्रोथ को एक्नॉलेज नहीं करता। दिस टाइप ऑफ अप्रोच फेल्स टू एक्नॉलेज एनी ग्रोथ दैट माइट अकर बियॉन्ड द प्रीवियसली सेट बेसलाइन हाउ। लेकिन ये जो अप्रोच है ये उसको उस टाइप की ग्रोथ को एक्नॉलेज नहीं कर पाता है जो कि अकर करेगी बियॉन्ड द प्रीवियसली। अगर आपका कोई बेसलाइन सेट है तो उसके पहले की चीज़ों को ये नहीं एक्नॉलेज करता है, राइट। एंड पॉजिटिव साइकोलॉजीज आइडिया ऑफ थ्राइविंग रिकनसाइल्स दैट फेलियर। लेकिन और यही जो थ्राइविंग है, थ्राइविंग वर्ड यू विल स्टडी अभी इसके आगे है थ्राइविंग, वो रिकनसाइल करता है उस फेलियर को। तो कुछ स्टडीज हुई थी फिंच एंड बेक की, जिन्होंने इंडिकेट किया कि देयर इज एक्चुअली एन एसोसिएशन बिटवीन पीटीएसडी सिम्टम्स एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। ये क्वेश्चन आता है कि क्या पीटीएसडी में और पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ में कोई भी रिलेशन है, क्या कोई एसोसिएशन है? तो बिल्कुल एक एसोसिएशन है, राइट। एक नल हाइपोथेसिस थी कि कोई रिलेशन नहीं है, दिस वाज रिजेक्टेड। तो एक कोरिलेशन फाउंड किया गया, जैसे कि सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट शो लेस पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ देन सर्वाइवर्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। तो पीटीएसडी एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है, बट ये एक साथ को अकर कर सकते हैं एज सक्सेसफुल प्रोसेस टू थ्राइविंग। तो इन दोनों में कहीं ना कहीं रिलेशन है, ऐसा माना गया है, राइट। तो माना जाता है कि अगर पीटीएसडी है तो वहाँ पर रेजिलियंसी भी हेल्प करती है टू यू नो मेंटेन द बेसलाइन वेलबींग या उस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट रेजिलियंस और ग्रोथ जो है वो इंडिविजुअल के साइकोलॉजिकल वेलबींग को बिल्कुल करते हैं। वाइल एस्पेक्ट्स ऑफ रेजिलियंस एंड ग्रोथ, ये दोनों ही इंडिविजुअल के साइकोलॉजिकल वेलबींग को बढ़ाते हैं, एड करते हैं, बट ये दोनों सेम नहीं है। सो जैसा कि रेजिलियंसी एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ को एक माना जाता है, दे आर नॉट सिमिलर। यहाँ ये दोनों ही साइकोलॉजिकल वेलबींग को बढ़ाने में मदद करते हैं, बट दे आर नॉट द सेम थिंग। जैसे कि तेडेस्की एंड फेलिक्स ने बोला दैट रेजिलियंस में क्या होता है, बाउंसिंग बैक एंड रिटर्निंग टू प्रीवियस स्टेट ऑफ बीइंग। हम क्या कर रहे हैं रेजिलियंस में, हम बाउंस बैक कर रहे हैं अपने प्रीवियस स्टेट में। लेकिन पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ में क्या है, हम एक ट्रांसफॉर्म्ड वे ऑफ बीइंग हो चुके हैं, या हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है फॉर एन इंडिविजुअल, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की वो अब बदल चुकी है। तो रेजिलियंसी मतलब बाउंसिंग बैक टू वॉट एवर आई वॉज, एक ओरिजिनल सेल्फ में हम बाउंस बैक हो गए, दैट इज रेजिलियंसी। बट पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ मीन्स एक ऑल्टर्ड इंडिविजुअल, एक ट्रांसफॉर्म्ड वे, हमारा जो सोचने का तरीका है, समझने का तरीका, हमारी सारी पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ वो एक चीज़ें सारी बदल चुकी है, ऑल्टर्ड हो चुकी है। तो ऑफन जो ट्रॉमेटिक या चैलेंजिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं जब भी हमारी लाइफ में होते हैं, तो ये हमें फोर्स करते हैं कि हम रीवैल्यूएट करें चीज़ों को, कोर बिलीव्स को, वैल्यूज़ को, बिहेवियर्स को, कॉग्निटिव लेवल पर भी और इमोशनल लेवल पर भी, राइट। तो जो पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ का आइडिया है वो किस नोशन में है कि ये सारे जो बिलीव्स हैं, सारे जो वैल्यूज़ और बिहेवियर्स हैं, वो नए पर्सपेक्टिव के संग आते हैं, एक्सपेक्टेशन के संग आते हैं आफ्टर द इवेंट। नाउ you understood the difference between resilience and post traumatic growth. resilience क्या करता है, हमें बस एक बाउंस बैक करा देता है टू माई ओरिजिनल सेल्फ, टू माई ओरिजिनल सिचुएशन। लेकिन पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ क्या होता है कि एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन के बाद हमारे एक्सपेक्टेशन, बिलीव्स, वैल्यू सिस्टम चेंज हो जाते हैं। तो ये जो एक ट्रांसफॉर्म्ड वे होता है, जो ऑल्टर्ड वे होता है, दैट इज पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। ठीक है, तो ये इस नोशन में रूटेड है कि हम एक नए पर्सपेक्टिव के संग, एक नई एक्सपेक्टेशंस के संग आते हैं आफ्टर द इवेंट। तो पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ जो है वो चेंज, इट इज सेंटरिंग अराउंड कंसेप्ट ऑफ चेंज। बिल्कुल, ये क्या करता है, ये उस सिचुएशन के बाद, उस ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद ये चेंज पर फोकस करता है। हमारे बिलीफ, हमारे वैल्यू सिस्टम सारे चेंज हो जाते हैं। बट रेजिलियंस जो है वो कहता है कि हम प्रीवियस बिलीव्स, वैल्यूज या लाइफस्टाइल्स में बाउंस बैक हो जाते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ एंड रेजिलियंस। अब आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि इन दोनों में क्या चेंज है, राइट। रेजिलियंसी में हम बाउंस बैक होते हैं, बट वहाँ पर हम अपने प्रीवियस ही बिलीव, लाइफस्टाइल, वैल्यू में आते हैं। बट पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ में हमारी ये सारे एक्सपेक्टेशंस, हमारे वैल्यूज, हमारे बिलीव्स चेंज हो जाते हैं, हम ट्रांसफॉर्म्ड बीइंग बन जाते हैं। नाउ द कंसेप्ट ऑफ थ्राइविंग, सिग्निफिकेंस ऑफ थ्राइविंग की अगर बात की जाए ह्यूमन एक्सपीरियंस में,
तो इसका ट्रॉमा में या फिर जो ट्रेडिशनल साइकोलॉजी का जो ट्रेडिशनल साइकोलॉजी ने रेजिलियंस के बारे में बताया उससे वो कैसे अलग है। तो थ्राइविंग एंड रेजिलियंस ये दोनों एडवर्सिटी में ही होता है, राइट। इम्प्लिसिट इन द आइडिया इज कि ये दोनों एडवर्सिटी का प्रेजेंस बता रहा है, लेकिन उन्होंने एक स्पेक्ट्रम बताया जहाँ पे उन्होंने पॉसिबिलिटीज़ बताई, ह्यूमन रिस्पॉन्स, कि हम किस तरीके से रेस्पॉन्ड करते हैं सकम्बिंग टू एडवर्सिटी, डिमिनिश्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक हमारे अंदर एक डिमिनिश्ड क्वालिटी आ जाती है, रेजिलियंसी आती है, यानी हम अपने वही जो पुराने बेसलाइन क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारा एक रेजिलियंसी था, हम जो पुराने बेसलाइन क्वालिटी ऑफ लाइफ में आ जा रहे थे वो होता है। एंड थ्राइविंग, तो थ्राइविंग में सिर्फ रेजिलियंसी नहीं होती है बट एक एडिशनल फर्दर इम्प्रूवमेंट हो जाता है ओवर द क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रीवियस टू द एडवर्स इवेंट, राइट। तो रेजिलियंसी में क्या है, थ्राइविंग में सिर्फ रेजिलियंसी ही नहीं होती बट एक फर्दर इम्प्रूवमेंट भी हो जाता है हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ में प्रीवियस टू द एडवर्स इवेंट, यानी कि जो एडवर्स इवेंट के पहले हमारी लाइफ थी उसमें भी और अच्छाई आ जाती है, उसमें भी और अच्छे चेंजेस आ जाते हैं। तो इसमें सिर्फ रेजिलियंसी नहीं आती, इसमें कुछ चेंजेस भी आ जाते हैं। तो जब ये दोनों होता है तो क्या है, जब दोनों हो गया तो वो थ्राइविंग हो गया। तो ये जानना, अब ये देखिए यहाँ पर तीनों चीज़ें का एक इंटरकनेक्टेडनेस देखो कि पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ क्या है, कि उसमें आप अपने ओरिजिनल नहीं बनते बट आप बिल्कुल ट्रांसफॉर्म बीइंग हो गए, आपके वैल्यू सिस्टम बिलीफ सारे चेंज हो गए, राइट। रेजिलियंसी में क्या है, आपके अंदर कुछ ऐसा चेंज नहीं आया बट आप बाउंस बैक हो गए टू द सिचुएशंस, राइट। आप बाउंस बैक कर गए और अब आप चीज़ों को समझ रहे हैं, तो वो हो गया। और थ्राइविंग में क्या होता है, थ्राइविंग में आप बाउंस बैक तो कर ही रहे हैं, आप अपने ओरिजिनल वाले में जा रहे हैं, आप फिर से उसी सिचुएशन में जा रहे हैं, वैल्यू बिलीफ सिस्टम, बट उसमें भी कुछ ना कुछ आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज हो गया, तो इसको थ्राइविंग कहते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, ये तीनों के बीच का डिफरेंस है ये। थ्राइविंग क्या है, ये ग्रोथ को लाता है, प्रमोट करता है बियॉन्ड सर्वाइवल। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है नोट करना कि कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जो कॉज एंड इफेक्ट्स को देखती है, ज़्यादा उसके एम्बिगियस होते हैं। तो कार्वर ने इंडिकेट किया कि थ्राइविंग को आप ऑब्जेक्टिवली डिफाइन नहीं कर सकते। ऑब्जेक्टिवली मतलब कैसे नहीं डिफाइन, ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिवली नहीं कर सकते मतलब एक डेफिनेशन, एक चीज़ नहीं बता सकते। इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर, अलग अलग लोगों के अलग अलग चीज़ें हैं। आई होप यू नो द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब कि एक इंडिविजुअल के लिए मान लो उसकी कुछ और डेफिनेशन है, दूसरा अपने तरीके से सोच रहा है, तो अलग अलग सोच होती है। बट ऑब्जेक्टिव मतलब एक ही चीज़। तो वो डिस्टिंक्शन बनाते हैं बिटवीन फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल थ्राइविंग। फिजिकल थ्राइविंग जो है उसके मेजरेबल रिजल्ट्स होंगे, आप मेजर कर सकते हो आप उसको, जैसे ऑब्जर्वेबल होता है, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेबल, वेरीफिएबल। लेकिन साइकोलॉजिकल थ्राइविंग डज नॉट एज मच, राइट। तो ये एक तरीके की एम्बिग्यूटी है। इन्होंने, कार्वर ने सेवरल इंडिकेटर्स बताए हैं थ्राइविंग के। ये पूछ सकता है कि व्हाट आर द सेल्फ रिपोर्टेबल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सेल्फ रिपोर्ट हम कैसे कर सकते हैं। ग्रेटर एक्सेप्टेंस होना, फिलॉसफी में हमारे चेंज आ जाना, हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाना। तो ये एक पर्सन को लीड करते टू फील दैट दे हैव शोन बट ऑब्वियसली डिफिकल्ट टू मेजर। तो इसका क्या मतलब है कि हम ये सारी चीज़ें दिखा तो रहे हैं बट मेज़र करने में डिफ़िकल्ट है। तो कार्वर के अकॉर्डिंग एक सेल्फ रिपोर्टेबल इंडिकेटर क्या है, ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ सेल्फ होना, फिलॉसफी में चेंज होना एंड प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाना। तो ये सारी चीज़ें हम शो तो करते हैं बट मेज़र करने में ये इसकी मुश्किल आती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, ये जो डायनामिक सिस्टम अप्रोच है ये थ्राइविंग का एक अप्रोच है। थ्राइविंग में ये डायनामिक सिस्टम अप्रोच आया है एंड ये क्या बोलता है, इट अटेम्प्ट्स टू रिजॉल्व द एम्बिग्विटी, यानी ये एक तरीके की कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करता है जो कि डेफिनेशन ऑफ थ्राइविंग में आई है। एंड इट वो साइट करता है कि थ्राइविंग एक इम्प्रूवमेंट है इन अडेप्टेबिलिटी टू फ्यूचर ट्रॉमा, यानी हम फ्यूचर ट्रॉमा को लेके अब अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं based on their model of attractors and attractor basing। ये definition, I think this is the most important topic आज इस YouTube में, इस वीडियो में। आई थिंक डायनामिक सिस्टम अप्रोच, आप इसको कहीं लिख लेना, इसको कहीं नोट कर लेना या इसका कहीं स्क्रीनशॉट लेके रख लेना और इसको प्लीज़ पढ़ लेना, बिकॉज ये क्वेश्चंस अभी आई विल ब्रिंग क्वेश्चन एंड आई होप दैट डायनामिक सिस्टम अप्रोच का क्वेश्चन पूछा है कहीं।
तो डायनामिक सिस्टम अप्रोच क्या है? ये एम्बिग्यूटीज़ को रिजॉल्व करता है, जो इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है, और ये कहता है कि एक अडाप्टेबिलिटी में इम्प्रूवमेंट आ जाता है फ्यूचर ट्रॉमा में बेस्ड ऑन द अट्रैक्टर्स एंड अट्रैक्टर बेसिन। तो ये कहता है कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर, यानी हमारे जो बिहेवियर है उसको रीऑर्गेनाइज करना, उसका रीऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, एक पॉजिटिव अडाप्टिव बिहेवियर लाना। A more significant attractor basin, which is an area system shows a tendency to, ये एक तरीके का एरिया होता है हमारे बॉडी में, एक इट्स अडाप्टिव बिहेवियर के लिए रीऑर्गेनाइजेशन होना ज़रूरी है, एंड इट इज़ अ मोर सिग्निफिकेंट अट्रैक्टर बेसिन है। ये एक एरिया है जहाँ पे एक सिस्टम टेंडेंसी शो करता है। डायनामिक सिस्टम अप्रोच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको याद रख लो, राइट। नाउ 7 C's, लास्टली अगर हम इसके बारे में बात करें कि रेजिलियंसी का 7 C's क्या है, तो 7 C's है कॉम्पिटेंस, राइट। हमारे अंदर एक कॉम्पिटेंस आता है, एक मास्टरी आती है, कॉन्फिडेंस आता है, हम कनेक्शन बिल्ड करते हैं। कैरेक्टर का यहाँ पर मतलब है कि हमारे अंदर सेल्फ एक्सेप्टेंस आता है, हमारे ये जो पिलर्स जैसे हमने बात की है, कॉन्ट्रीब्यूशन, कोपिंग एंड कंट्रोल कोप करते हैं स्ट्रेस के संग। तो 7 C's क्या है? कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंस, कनेक्शन, कैरेक्टर, कॉन्ट्रीब्यूशन, कोपिंग एंड कंट्रोल। सो दिस इज़ द 7 C ऑफ रेजिलियंस। ये सारी चीज़ें होना इम्पॉर्टेंट है। सो आई होप दैट आई एम टुडे, आज की क्लास में देर इज़ नो MCQs बिकॉज आई विल बी ब्रिंगिंग MCQ विथ कैरेक्टर स्ट्रेंथ एंड वर्च्यूज़। अब वो आफ्टर द कैरेक्टर स्ट्रेंथ एंड वर्च्यू पढ़ने के बाद आई विल बी ब्रिंगिंग एक महा मैराथन, एक बहुत ही तैयारी के साथ हम मिलेंगे। एटलीस्ट आई विल ब्रिंग 20-30 MCQs। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं 20-30 MCQs ज़रूर लेकर आऊँ। एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस आए आपको पता लग सके। एंड आई थिंक कि ये जो इमर्जिंग एरियाज़ है, ये टॉपिक बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, एंड इसीलिए मैंने ये जो वीडियो है इसी से शुरू किया है। साइकोलॉजी का एग्ज़ाम हो चुका है, बट ऑफ कोर्स आपकी तैयारी शुरू हो चुकी होगी अगले UGC नेट एग्ज़ाम के लिए। तो बिल्कुल बने रहिए एंड लाइक करिए प्लीज़ अगर अच्छा लग रहा है, अगर आपको समझ आ रहा है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्प कर रही है आपके प्रिपरेशंस में। सो मिलते हैं अगले वीडियो में विद कैरेक्टर स्ट्रेंथ एंड वर्च्यूज़।